हेलो जय हिंद। तो इस सीरीज़ में हम देख रहे थे एसएससी सीजीएल 2024 में जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो भी कहाँ से, इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो उस श्रृंखला में ये 9वां वीडियो है, ठीक है। इसके पहले 8 प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग कर चुके हैं और ये 9वां टेस्ट है जो हम साथ में मिलके करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, फाइंड दैट बेस्ट फिट्स इनटू द ब्लैंक। यहाँ पे क्या सही ऑप्शन आएगा? राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू फॉल इन, फॉल आउट, फॉल बैक या फिर फॉल ऑफ। तो यहाँ पे एक सेंस बन रहा है कि जो पके आम थे वो स्टार्ट हो चुके, तो पके आम क्या होंगे, गिरेंगे। तो पहली बात तो सबका अलग अलग से अर्थ देख लेते हैं। फॉल इन का क्या मतलब होता है? देखिए, आपने देखा होगा या फिर कहीं भी सुना होगा किसी मूवीज़ में या फिर मे भी सामने से भी देखा हो। जब जब सैनिक जो होते हैं ना, जब मान लीजिए उनको एक लाइन में खड़ा होने को कहा जाता है, जब उनको एक फॉर्मेशन में खड़ा होने को कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को, उस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं फॉल इन होना। फॉर एग्जांपल ऐसे 10 सोल्जर्स हैं और कहीं पे बैठे हुए हैं और उनको बोला गया फॉल इन हो जाओ, तो वो 10 सोल्जर्स क्या करेंगे, उठ के एक एक लाइन में फॉर्मेट बना करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फॉल इन होना। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक लाइन में खड़े होना, अपना स्थान लेना, तो वो होता है फॉल इन। तो ये तो होगा नहीं। अब फॉल आउट, फॉल आउट क्या होता है? तो फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना, किसी से आर्ग्यूमेंट करना और उससे झगड़ा करना, वो होता है फॉल आउट। तो वो भी यहाँ पे नहीं सही बैठ रहा सेंस। फॉल बैक क्या होता है? तो फॉल बैक का मतलब होता है वापस लौटना। फॉर एग्जांपल किसी सेना ने किसी दूसरी सेना पर आक्रमण किया और अभी किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें वापस हटना है, पीछे हटना है, तो वो अपनी सेना को कमांड देंगे फॉल बैक, मतलब रिट्रीट, पीछे लौटो। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉल ऑफ। तो फॉल ऑफ का मतलब ही होता है किसी चीज़ से अलग हो करके गिरना, ठीक है। तो कोई चीज़ पर्टिकुलर किसी चीज़ से डिटैच होकर के गिरती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है फॉल ऑफ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है जो अंडरलाइन ये वर्ड्स हैं, इनकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है। तो ईच वन ऑफ देम वर डीपली अफेक्टेड बाय द अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स फाइंडिंग देमसेल्व्स एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। देखिए, कभी भी अगर ईच आए, एवरी आए, ठीक है, तो इनके साथ में हमेशा जो वर्ब होती है, ठीक है, वो सिंगुलर लगती है और इसीलिए ईच है, तो यहाँ पे वर ना हो करके यहाँ पे क्या होगा, वॉज, क्योंकि ये ईच की बात कर रहा है ना, सिंगल की बात कर रहा है। तो उनमें से कोई एक, तो एक की बात कर रहा है तो उसके लिए जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर ही लगेगी, एंड दैट इज़ वाई ईच वन ऑफ देम वॉज डीपली अफेक्टेड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है किसका? डोसाइल का एंटोनिम बताना है। द वंस डोसाइल पॉपुलेशन हैज़ फाइनली राइजन अप अगेंस्ट द रूथलेस रिजाइम। अच्छा, रूथलेस क्या होता है? रूथलेस का मतलब होता है निर्दयी, समबडी हु इज़ नॉट हैविंग काइंडनेस, ठीक है, क्रूएल पर्सन। तो द वंस डोसाइल पॉपुलेशन, डोसाइल का मतलब होता है बहुत ही शांत, बहुत ही काम। तो एक ऐसी पॉपुलेशन जो कभी बहुत शांत और काम थी, फाइनली वो अपनी आवाज़ उठा रही है किसके? रूथलेस रिजाइम, मतलब कि जो एक निर्दयी सरकार है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। तो डोसाइल का मतलब होता है शांत और विनीत। अब इसका उल्टा क्या होगा? कूल होगा एक तरीके से, तो ये सिनोनिम हो गया नहीं। तो प्यूजेंट क्या होता है? प्यूजेंट का बेसिकली मतलब होता है, अच्छा लास्ट से देख लेते हैं। ऑब्स्टिनेट क्या होता है? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी, ठीक है। तो डोसाइल का उल्टा क्या ज़िद्दी होगा? नहीं। देखो, मैं बताता हूँ क्या होगा इसमें। एक्चुअली में डोसाइल है, डोसाइल का मतलब होता है शांत और विनीत। तो इसका जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शांत हो, बहुत ही सरल व्यक्तित्व का हो, तो उसका उल्टा क्या होगा? जो अशांत होगा, जो सहज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में राइट आंसर इज ऑब्स्टिनेट, जो होता है जिसको हम बोलते हैं ना हठी, या फिर हिंदी में बोलते हैं ज़िद्दी। तो डोसाइल का उल्टा ऑब्स्टिनेट। अच्छा, बाकी के वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं। प्यूजेंट क्या होता है? प्यूजेंट ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जिसके पास काफ़ी पावर होती है, बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के लिए प्यूजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। मेलिफ्लुअस क्या होता है? लास्ट में ओ यू एस लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? ये वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और मेलिफ्लुअस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो सुनने में बहुत अच्छी लगे, मधुर। तो मेलिफ्लुअस का ये सेंस होता है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें डायरेक्ट स्पीच,
ठीक है, इसका इनडायरेक्ट बताना है। तो डायरेक्ट स्पीच है, मदर सेड टू मी बी क्वाइट द बेबी इज स्लीपिंग। माता ने मुझसे कहा कि शांत रहो, बच्चा सो रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, इसमें इतना ध्यान दे दो कि इज़ है, तो जाहिर सी बात है इसका जो इनडायरेक्ट होगा उसमें इज़ की जगह पे क्या आएगा, वॉज आएगा। तो सिंपली यहाँ पे तुरंत क्या करो, जहाँ पे वॉज नहीं है उसको कट कर दो। अब इसको पहले पढ़ के देख लो, मदर टोल्ड मी कीप क्वाइट एज द बेबी स्लीप्स, गलत हो जाएगा, ये होगा नहीं। मदर सेड टू मी कीप क्वाइट एज द बेबी स्लेप्ट, गलत। इज़ जहाँ पे लगा है भाई वो इनडायरेक्ट में वॉज लगेगा। तो मदर टोल्ड मी टू कीप क्वाइट एज द बेबी वॉज स्लीपिंग, तो माता ने मुझसे कहा शांत रहने को क्योंकि बच्चा सो रहा था, सिंपल। Next question. Despite having all the wealth and luxury, Sarah felt a void in her life. She realized that something of greater was missing. तो उसके पास सारी वेल्थ और लग्जरी थी, ठीक है, बट उसको अपने जीवन में कुछ खालीपन सा महसूस हुआ। उसको लगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा क्या मिसिंग है, फ्रेंड मिसिंग है, ग्रेटर फ्रेंड नहीं, समथिंग ऑफ ग्रेटर, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में। क्या, बिल्डिंग्स नहीं, नॉवेल्स नहीं, सिग्निफिकेंस, है ना, सिग्निफिकेंस होता है। तो कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है वो उसकी लाइफ से मिसिंग थी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, दे एग्रीड दैट द असेंबली इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन फॉर एटलीस्ट 4 months। तो इसका पैसिव देखते हैं। तो इट वॉज एग्रीड बाई देम दैट द असेंबली इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन फॉर एटलीस्ट 4 months, बिल्कुल सही है, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहला ही सेंटेंस आपको राइट मिल जा रहा है तो 3 सेंटेंस पढ़ के अपना टाइम वेस्ट क्यों करना, तुरंत आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम बीन वर्किंग हियर फॉर पास्ट 10 years, ये प्रेजेंट परफेक्ट का मामला है, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्चुअली मामला है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है आई एम बीन वर्किंग हियर। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है ना आई एम बीन, ये बिल्कुल गलत होता है, ये नहीं होता। आई के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है हैव बीन, ठीक है। तो आई हैव बीन वर्किंग हियर, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर पास्ट 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन करना है। ट्रैवल ऑन अ शू स्ट्रिंग बजट डजेंट लिमिट द एक्सपीरियंसेस, इंस्टेड इट ओपन्स डोर टू अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर्स एंड यूनिक कल्चरल एनकाउंटर्स। तो ट्रैवल ऑन अ शू स्ट्रिंग बजट, देखो ये यहाँ पे गलत है। गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्ब को एज अ नाउन यूज़ किया गया है, ट्रैवल, जबकि वर्ब को जब एज अ नाउन यूज़ किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम जिरंड बोलते हैं, ठीक है। और जिरंड जो होता है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो क्या होगा, नाउन, अगर वर्ब को एज अ नाउन यूज़ किया जाएगा तो ट्रैवल ना हो करके वो ट्रैवलिंग हो जाएगा। तो ट्रैवलिंग ऑन अ शू स्ट्रिंग बजट, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हम बोलें कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो तैरना है ना, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो स्विमिंग को जो है तो ये वर्ब का शब्द और लास्ट में आईएनजी भी लगा है, बट इसको एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की, ठीक है। अगर यहीं पे हम बोले स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि स्विम तो वर्ब है और यहाँ पे जो स्विमिंग की एक्टिविटी को दिखाया जा रहा है वो एज अ नाउन दिखाया जाएगा। तो स्विम की जगह ना होकर के स्विमिंग होगा, एंड इन दैट सेंस ट्रैवल ऑन अ शू स्ट्रिंग की जगह पे होगा ट्रैवलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम का मतलब बताना है, द लास्ट स्ट्रॉ। To make a significant improvement, to be the last tolerable thing after which something cannot be accepted, to get happily engaged in some work, या फिर to achieve the target। तो देखो द लास्ट स्ट्रॉ, अच्छा इसको ऐसा समझो, स्ट्रॉ का मतलब भूस, घास फूस भी होता है ना, तो आखिरी घास फूस, तो घास फूस का मतलब कचरा समझ लो। तो ऐसी कोई चीज़ जो एकदम आखिरी कचरा हो, तो हम कचरा क्या करते हैं, हमेशा उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो टू बी द लास्ट टॉलरेबल थिंग आफ्टर विच समथिंग कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने घर में बड़ी मेहनत करके साफ़ सफाई रखी, ठीक है, और लास्ट में थोड़ा सा कचरा बचा हुआ है, तो आदमी क्या करेगा भाई, साफ़ सफाई करके उसको हटाना चाहेगा ना। तो लास्ट स्ट्रॉ मतलब आखिरी का कचरा बचा हुआ था, आदमी उससे बचना चाहता है तो उसको जल्दी से फेंक फाक के भाई घर अपना साफ़ सुथरा रखो। तो टू बी द लास्ट टॉलरेबल थिंग अबाउट विच समथिंग कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, पूरी सफाई होने के बाद में भाई अब कचरा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, कोई कचरा नहीं फैलाएगा। इन दैट वेरी सेंस द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
अब इसमें हमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है। आफ्टर ऑब्जर्विंग द इंट्रिकेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एडवांस्ड मोटर डेवलपमेंट ऑफ ए टॉडलर, इट वॉज एस्टोनिशिंग टू लर्न दैट शी वॉज ओनली 10 month ओल्ड। कहाँ पे मिस्टेक है? बहुत लोग बोलेंगे कहीं मिस्टेक नहीं है भैया, मिस्टेक है ऑप्शन डी में। क्या मिस्टेक है कि भैया 10 मंथ की बात अगर की जा रही है तो मंथ को सिंगुलर में क्यों लिखा हुआ है? 10 महीना हो करके ना हो करके 10 महीने होता है, तो इस वजह से शी वॉज ओनली 10 months ओल्ड होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इस इडियम का मतलब बताना है ऑयली टंग। ऑयली टंग मतलब कि ज़ुबान में बड़ा तेल है। ज़ुबान में बड़ा तेल का मतलब कि चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, और चिकनी चुपड़ी बातें किसको बोलते हैं? फ्लैटरिंग वर्ड्स, है ना, चापलूसी भरे शब्द। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। विजिलेंट क्या होता है? विजिलेंट ऐसे समझो कि जो समाज में कोई, या फिर एक तरीके से विजिलेंट ऐसे समझ लो कि समवन हु इज़ वेरी अलर्ट, समवन हु इज़ वेरी अवेयर। ठीक है, और विजिलेंट ऐसे ही व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। ए मैन ऑफ क्वालिटी इज़ अ वीक पर्सन तो होगा नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन, अब इसका क्या हमें बताना है? सिमिलर बताना है। किसका? इस वाले शब्द का। सेंटेंस लिखा हुआ है, आई मे बी डिल्यूडेड बट द केस वॉज मेड फॉर मी बाय लुकिंग एट द एविडेंस नॉट बाय अपीलिंग टू इंट्यूशन। देखो, डिल्यूडेड, सबसे पहली बात तो डिल्यूड का क्या मतलब होता है? हमने सुना है ना डिल्यूशन। तो डिल्यूशन क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो एक्चुअल में नहीं है बट हमें वो दिखती है, तो हमें वो डिल्यूजन होता है। राइट, तो डिल्यूड का मतलब होता है कि रियल, कोई चीज़ रियल नहीं है ना, और वो तब भी दिख रही है, तो डिल्यूजन हो गया। उसका उल्टा क्या होगा? अब यहाँ पे उल्टा तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ पे सिमिलर पूछ रहा है, तो क्या डिस्क्लोज़ होगा? तो डिस्क्लोज़ का तो मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक पब्लिक नहीं थी और उसको सबके सामने ला दिया गया, तो वो तो डिस्क्लोज़ हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। एक्सपोज होगा। एक्सपोज का भी मतलब होता है कि कोई चीज़, जानकारी छुपी हुई थी और उसको सामने ला दिया गया, तो वो तो होगा नहीं। रिवील, रिवील का भी मतलब होता है कोई चीज़ उजागर करना, तो वो भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्लफ, है ना। ब्लफ का भी मतलब यही होता है। ब्लफ क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप हारने की सिचुएशन हो, आप कार्ड्स खेल रहे हो, ठीक है, आप हारने की सिचुएशन में हो, बट सामने वाले को ऐसा प्रिटेंड करके दिखा रहे हो कि भैया तुम्हारे पास तो बड़े बड़े भारी पत्ते हैं और तुम तो जीत जाओगे, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? ब्लफ हो जाएगा। ठीक है, उसको लगेगा कि यार ये इतना कॉन्फिडेंस से खेल रहा है, इसका मतलब इसके पास कोई बड़ी पावर है। ठीक है, तो उससे सामने वाले के ऊपर क्या पड़ेगा? वो ब्लफ कर जाएगा। ठीक है, जबकि तुम भले हारने की पोजीशन में हो बट सामने वाला ब्लफ कर गया, इट मीन्स कि जो चीज़ नहीं है उसको वो चीज़ दिखी। इन दैट वेरी सेंस डिल्यूडेड का सिमिलर मीनिंग होगा ब्लफ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, मतलब मरणासन्न होना, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि कभी ना कभी मरेगी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मॉर्टेलिटी। हम बोलते हैं ना मैन आर मॉर्टल, है ना, मनुष्य जो होता है वो मॉर्टल होता है, जो कभी ना कभी तो मरेगा, उसको बोलते हैं मॉर्टल, और उसी से बनता है मॉर्टेलिटी। डेडली होगा नहीं। मॉर्बिडिटी क्या होता है? मॉर्बिडिटी का मतलब होता है द कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ और मेडिकल कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे मरने की संभावना होती है, वो होता है मॉर्बिडिटी, तो वो होगा नहीं। इमॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी का उल्टा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अमरता। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट करना है हमें। दोज वर्सेस आर कलेक्टिवली नोन एज भगवद गीता, तो भगवद गीता की बात की जा रही है, और कलेक्शंस के बारे में दोज वर्सेस, तो कुछ ऐसी वर्सेस के बारे में पहले डिस्कस किया होगा, इसी के लिए उनको कलेक्टिवली कुछ बात की जा रही है। तो दोज वर्सेस आर कलेक्टिवली नोन एज भगवद गीता। हिज हेजिटेशन बिफोर द बैटल अगेंस्ट हिज फैमिली बिकेम द ओकेजन फॉर हिज फ्रेंड एंड चैरिटियर लॉर्ड कृष्णा टू डिलीवर अ डिस्कोर्स ऑन धर्मा। ठीक है, अर्जुन वॉज one of the five Pandava brothers who are the heroes of the Indian epic the Mahabharata. He was the son of the god Indra and was famous for his archery. देखो, अब यहाँ पे इंद्र का बेटा और आर्चरी के लिए फेमस, तो वो कौन था? अर्जुन की बात की जा रही है बेसिकली, बट अर्जुन के बारे में तो पहले जिक्र किया जा चुका है। ठीक है, अर्जुन वॉज वन ऑफ द 5 पांडवास, तो यहाँ पे सबसे पहला होगा सी, और सी के जस्ट बाद में आएगा डी। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कि जहाँ पर सी के बाद में जस्ट डी आया हो। तो क्या इसमें आया है? नहीं भाई, इसमें भी नहीं आया, ना इसमें आया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि यही एक सिंगल ऑप्शन है जिसमें सी के जस्ट बाद में डी आया है, और सेंस भी यही बनेगा। सी के जस्ट बाद में डी आएगा, उसके बाद में आप देख लो, उसके बाद में बी और ए, फिर ये वाला ऑप्शन, फिर ये वाला ऑप्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसमें। इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा लोग मिस्टेक कर सकते हैं। कैसे?
क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये एलिटरेट है और ये एलिटरेट है, तो इसमें कोई ना कोई एक तो सही है, फिर ये एलिमेंट्री है, ये एलिमेंट्री है, इसमें भी कोई ना कोई सही होगा। तो आदमी को लगेगा यार क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, और इसमें से एक ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। तो कई लोग बोलेंगे राइट ऑप्शन मतलब जो राइट शब्द होता है वो तो इलिटरेट होता है, तो इलिटरेट की जगह पे एलिटरेट होना चाहिए, तो एलिटरेट गलत स्पेलिंग होगा। नहीं भाई, एक्चुअली में देखो ऐसा है, एलिटरेट भी एक शब्द होता है। एलिटरेट का क्या मतलब होता है? आपने हिंदी में पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार, वैसे ही इंग्लिश में होते हैं। जैसे हिंदी में आप रस छंद अलंकार पढ़ते हो, तो अलंकार जैसे हिंदी में होता है वैसे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो जो हिंदी में अनुप्रास होता है ना, हिंदी में अनुप्रास क्या होता है? किसी एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। तो वैसे ही इंग्लिश में जब किसी एक पर्टिकुलर लेटर की, किसी एक शब्द की बार बार यूज़ किया जाए, बार बार रिवाइज हो तो वो होता है एलिट्रेशन। जो हिंदी में अनुप्रास होता है इंग्लिश में वही एलिट्रेशन होता है। तो एलिट्रेट का मतलब होता है किसी एक शब्द या किसी एक साउंड को बार बार यूज़ करना। तो एलिट्रेट का तो स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। एलिमेंट्री क्या होता है? एलिमेंट्री का होता है बेसिक, वेरी बेसिक, हम लोग बोलते हैं ना एलिमेंट्री एजुकेशन, तो बेसिक एजुकेशन, इसकी स्पेलिंग सही है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इलिटरेट की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और इलिटरेट का मतलब होता है समबडी हु इज़ नॉट लिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसमें गलत स्पेलिंग किसकी है? गलत स्पेलिंग है ऑप्शन डी की, एलिमेंट्री की। एलिमेंट्री की स्पेलिंग में गलत क्या है? यहाँ पे TARY होगा, ठीक है, एलिमेंट्री। और इस एलिमेंट्री का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना पौष्टिक आहार, जो हम लोग बोलते हैं ना न्यूट्रिशनल भोजन, तो उसी पौष्टिक को बोलते हैं एलिमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन वॉज स्टैंडिंग, सचिन खड़ा था मेरे क्या पास में? सचिन वॉज स्टैंडिंग, मेरे पास में सचिन खड़ा था, तो असाइड होगा? नहीं, असाइड का मतलब होता है अलग हटा दो। नेक्स्ट होता है अगला, तो ये तो होगा नहीं। अब जब नेक्स्ट कभी भी लगता है तो नेक्स्ट टू मी होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट के बाद में टू लगना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बिसाइड्स का मतलब होता है बदले में, ठीक है, किसी चीज़ के बदले में, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है बिसाइड्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिसाइड। तो जब हम बोलते हैं ना हमारे बगल में खड़ा था, तो सचिन वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब इसमें मिस्टेक फाइंड करनी है, तो मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट वाइन्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम फ्रांस। देखो कहीं आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत इसमें दिख गया भैया, आर के बाद में जो ये लगा हुआ है ये पैसिव वॉइस की बात की जा रही है, और वहाँ पे जब प्रेजेंट होता है तो उसका जो होता है वो पास्ट, वो जो आर का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद में जो एक्सपोर्ट लगा, वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में चली जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट वाइन्स वर एक्सपोर्टेड, ठीक है, सॉरी आर एक्सपोर्टेड, वर नहीं, आर लिखा हुआ है ना, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ ना, मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट वाइन्स आर एक्सपोर्टेड, ठीक है। प्रेजेंट को ये प्रेजेंट का ही मामला है और उसको पैसिव में बताया जा रहा है, तो वो आर एक्सपोर्टेड हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या करना है? इस शब्द का एंटोनिम बताना है। एवरीवन वॉज फैसिनेटेड बाई समथिंग सो एक्जॉटिक कंपेयर टू दियर स्टैंडर्ड्स। तो एक्जॉटिक का मतलब पता होगा तभी बता पाओगे भाई, इसका उल्टा। तो एक्जॉटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ आउटसाइडर, जो बाहर से आया हो। आपने सॉन्ग भी सुना होगा, एक है एक्जॉटिक करके। तो एक्चुअली में एक्जॉटिक का रियल मतलब होता है जो बाहर की चीज़ हो, जो बाहर से आया हो, ठीक है। तो अब आते हैं, देखते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो बाहर से आई हो उसका उल्टा क्या होगा? जो अपने पास की ही हो, जो भीतर से ही हो, जो अपनी ही जगह से हो। तो ग्रीवस होगा? नहीं। देखिए मैंने बताया था लास्ट में OUS से, तो एडजेक्टिव होगा। ग्रीवस का मतलब क्या होता है? ग्रीवस का मतलब होता है वेरी सीरियस, ठीक है, तो वो तो होगा नहीं। एसिडुअस भी नहीं होगा, क्योंकि एसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी व्यक्ति, तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी नहीं होगा। फ्लिपेंट क्या होता है? फ्लिपेंट ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं होता, चंचल व्यक्ति होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हो ना, हम लोग बोलते हैं ना एक शब्द होता है फ्लिप, तो फ्लिप का मतलब क्या होता है? पलटना, है ना। हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो इसका मतलब कॉइन को पलटते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा पलटे, बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, बहुत ही चंचल व्यक्ति का हो, एक नॉर्मल, मतलब कहीं जहाँ भी सीरियस होना है वहाँ भी सीरियस नहीं, बस हंसी मजाक और इधर उधर की बातें, तो उसके लिए होता है फ्लिपेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नेटिव। नेटिव का क्या मतलब होता है? हम बात करते हैं ना नेटिव, तो नेटिव का मतलब है जो उसी पर्टिकुलर प्लेस का ही हो, बाहर का ना हो। तो एक्जॉटिक का उल्टा नेटिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रेसो क्या है? तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है। एस्प्रेसो होता है कॉफ़ी, अ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ब्रूड बाय स्टीम प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, ऑल द मैनिपुलेटर्स ऑफ दिस फैमिली हैव इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स एंड 3 इक्वल लेग्स। कंस्ट्रेंट का क्या बताना है? सिमिलर बताना है। तो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रोक टोक, जैसे लिमिट किसी चीज़ पे लगाना, कोई चीज़ है पर्टिकुलर और उस पे लिमिट लगाना, तो कंस्ट्रेंट होता है। अब इसका सिमिलर क्या होगा? इंडल्जेंस होगा। इंडल्जेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, इंडल्ज होना, तो वो तो होगा नहीं। कैंडोर क्या होता है? कैंडोर होता है फ्रैंक होना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, फ्रैंकनेस, तो ये तो होगा नहीं। फ्रैंकनेस तो ये सिमिलर ही है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का भी मतलब होता है ना किसी चीज़ पर कंट्रोल करना, उसको लिमिट में रखना, तो डिसिप्लिन से मिलता जुलता शब्द है कंस्ट्रेंट्स। अब आते हैं हम अपने पैराग्राफ पे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन स्टोरी बुक्स वर दी ओनली। एक ऐसा समय था जब स्टोरी बुक ही केवल क्या थी? एंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए एंटरटेनमेंट का क्या थी? साधन थी। जाहिर सी बात है। मीनिंग नहीं, मीन नहीं, मेंट ना। ऑप्शन डी मीन्स, क्योंकि मीन्स का ही मतलब होता है साधन। तो देयर वॉज अ टाइम व्हेन स्टोरी बुक्स वर द ओनली मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन। एक ऐसा समय था जब स्टोरी बुक्स ही एकमात्र साधन थी बच्चों के लिए। अ डिकेड और टू एगो, एक दशक या 2 दशक पहले, किड्स क्या किए? देयर टाइम रीडिंग स्टोरीज एंड रोल प्लेइंग। अपना टाइम क्या किए? बिताए। तो आर स्पेंडिंग नहीं, अब यहाँ पे एगो की बात की जा रही है, 2 दशक, 1 या 2 दशक पहले की बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है। तो स्पेंड और स्पेंडिंग ये तो प्रेजेंट के शब्द होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। हैव स्पेंट नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पेंट। पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो स्पेंट, तो अ डिकेड और टू एगो किड्स स्पेंट देयर टाइम रीडिंग स्टोरीज एंड रोल प्लेइंग। फिर क्या होगा? किड्स की बात की जा रही है, देयर लगा हुआ है, प्लूरल की बात ऑलरेडी की जा रही है, तो भैया ना तो हर होगा, ना हिज होगा, ना इट्स होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, देयर। तो स्टोरीज एंड रोल प्लेइंग देयर फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टोरीज। स्टोरीज से जो उनके फेवरेट कैरेक्टर्स थे, उनको वो उनकी स्टोरीज पढ़ते थे, उनका रोल प्ले करते थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किड्स स्पेंट, ठीक है। टाइम्स हैव चेंज नाउ, समय बदल चुका है। इन द एज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के समय में किड्स स्पेंड, अब बिताते हैं क्या? ठीक है। हाउएवर, इन द एज ऑफ किड्स स्पेंड हाउएवर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाउएवर ऑफ देयर टाइम, ठीक है। हाँ, हाउएवर ही होगा। हाउएवर, जबकि अपना समय किस में बिताते हैं? ऑफ देयर टाइम प्लेइंग गेम्स ऑन, एक मिनट यार, मिस्टेक होगी, 24th वाला, ये वाला है, ठीक है। फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टोरीज, इसी, एक मिनट, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे स्टोरीज़ है, ठीक है। तो स्टोरीज़ यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन शुरू होता है। हाउएवर, जबकि, ठीक है। टाइम्स हैव चेंज नाउ, जबकि अब समय बदल गया है। इन द एज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के समय में किड्स स्पेंड, अपना समय कहाँ बिताते हैं? अगला क्वेश्चन, तो अपना मोस्ट ऑफ दियर टाइम, अपने सबसे ज़्यादा समय कहाँ पे? प्लेइंग गेम्स ऑन स्मार्टफोन्स और वॉचिंग कार्टून्स और वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। वो इसके पहले वाले में थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया, 4 और 5 में, ठीक है, वो कन्फ्यूज़ हो गया था मैं। खैर, सबसे हो जाती है कभी कभी गलती। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया। 25 अंग्रेज़ी के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको कुछ इससे वैल्यू ऐड हुई होगी आपकी प्रिपरेशन में। और अगर आपको ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, उनको शेयर करिए। कोई कमेंट में आपको कुछ सुझाव देना हो, सलाह देना हो, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप अपनी सलाह दे सकते हैं। एंड ऐसे ही सीरीज़ में हम क्वेश्चंस को करते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।